अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू आवर चैनल रमीज़ एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम लोग एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं लॉज की, जो कि पीरियोडिसिटी को और मेकिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल को बयान करती है। उसमें जो तीसरा अटैम्प्ट लेने वाले केमिस्ट हैं, उनका नाम है लॉदरमेयर साहब। ये जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे और 1869 में इन्होंने ये लॉ पेश किया। इनका नाम था J.L. मेयर, J. ज्यूलिस, L. लॉदर एंड मेयर। इन्होंने बेसिकली जो लॉ दिया वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ था। क्या था? ग्राफ था। उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले उस ग्राफ को डिस्कस करने से पहले हम पहले ये देख लें कि उन्होंने इस ग्राफ के ऊपर किया क्या था। तो उन्होंने इस ग्राफ के ऊपर जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप बनाया था मास और वॉल्यूम के दरमियान। किसके दरमियान? मास एंड वॉल्यूम के दरमियान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर किसी चीज़ का मास बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स अगर ज़्यादा खाते हैं, हमारा क्या होता है? मास बढ़ जाता है, और मास बढ़ने की वजह से हम वॉल्यूम भी ज़्यादा लेते हैं। कहीं सीट पे बैठते हैं तो जो इंसान मोटा होता है उसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। तो ये आम ज़िंदगी में भी ऐसा ही है कि जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। ये रिलेशन ध्यान में रखते हुए लॉदरमेयर साहब ने एलिमेंट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो एलिमेंट्स आपको पता है एटम से मिलकर बने हैं। तो एटम्स को उन्होंने देखा कि अगर मैं एटम का एटॉमिक मास बढ़ाता हूँ, एटम का एटॉमिक मास अगर मैं बढ़ाता हूँ तो उसका एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या करेगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन को इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो रिलेशन इन्होंने इस्तेमाल किया, ये रिलेशन जो है वो पीरियोडिकली था। यानी कि मास, एटम का मास तो बढ़ रहा है, एटम का मास तो बढ़ रहा है। जैसे ही एटम का मास बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट पीरियोडिकली को आप कह लें कि फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में हो रहा है। मतलब इसका मैं आपको अभी समझाता हूँ कि बेसिकली ये फ्लक्चुएशन या पीरियोडिकली का क्या मतलब है इस वाली बात के अंदर। देखें, हुआ ये कि जब इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, जैसे ये देख लें, ये मास जो है एटम का वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन्होंने देखा कि अगर किसी चीज़ का मास मैं बढ़ा रहा हूँ, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, ये एक पहला पॉइंट है कि जिसका मास ये था, उसका वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है, उसका वॉल्यूम ये आ गया। तो अब क्या कह रहे हैं ये कि जैसे जैसे मैं मास बढ़ा रहा हूँ उसका वॉल्यूम बढ़े जा रहा है। जैसे ये अब वॉल्यूम आ गया, ये मास आ गया, फिर और बढ़ाया तो ये वॉल्यूम आ गया, ये मास आ गया, इस तरीके से। तो मास बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि पीरियोडिकली का मतलब ये है कि एक पीक पॉइंट पे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है इसका, कि एक पीक पॉइंट पे जाके दोबारा ये जो मास और वॉल्यूम का रिलेशन है वो दोबारा नीचे आता है, और फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। तो ये जो रिलेशन है ना, कि किसी भी एटम का मास बढ़ाया, उसका वॉल्यूम बढ़ता गया, फिर और मास बढ़ाया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा मास बढ़ाया, बढ़ता गया, फिर एक पीक पॉइंट पे पहुंचा, फिर दोबारा नीचे आया। इस तरीके से जो रिलेशनशिप हो रहा है मास और वॉल्यूम के दरमियान, ये फ्लक्चुएशन फॉर्म है ना, कि किसी चीज़ का कम होना, फिर ज़्यादा होना, फिर कम होना, फिर ज़्यादा होना। इस चीज़ को कहते हैं पीरियोडिकली। इसकी अब इसकी ना यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो इसका ओवरऑल रेशो है ना, ओवरऑल की बात करें हम लोग, तो ओवरऑल देखें ये गेन ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम इस पीक पॉइंट की बात करें, ये वाले पीक पॉइंट की, तो इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर था वो ये था, डिसेंडिंग पॉइंट, लोअर पॉइंट ये था। ठीक है, इसका डिसेंडिंग पॉइंट ये था, लोअर पॉइंट ये था। लेकिन जो ये वाला पीक आया, इस पीक के बाद जब वो दोबारा गया है ना नीचे, तो वो नीचे उसी पॉइंट के लेवल तक नहीं गया,
मतलब वो यहाँ पर नहीं आया, वो यहाँ पर नहीं आया, बल्कि इससे इंक्रीज़ ही रहा, इससे इतना इंक्रीज़ ही रहा। इसी तरीके से जब वो यहाँ से पीक के लिए उठा तो वो ये वाले पीक पे नहीं आया, बल्कि इससे ऊपर ही रहा। फिर दोबारा देखें यहाँ पर आया तो ये दोबारा इतना जो है इसका लोअर पॉइंट ऊपर की तरफ ही आ रहा है, नीचे वाले की तरफ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ओवरऑल जो रेशो है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ ही हो रहा है। ओवरऑल जो है ये इंक्रीज़ ही हो रहा है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, और भी होंगे, तो हम अपने मुल्क में रहते हैं, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में तो उसी की बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल के रेट्स हैं, देखें जब पहले दौर था, जब हम लोग आप लोग जो खैर जो भी एज में हैं, अभी आप लोग जिस एज में भी देख रहे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो अगर हम लोग छोटे थे तो उस वक्त जो पेट्रोल के प्राइस होते थे ना वो 40 to 50 रुपीज़ लीटर होते थे, 40 to 50 रुपीज़ लीटर। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, आज पेट्रोल के जो रेट हैं वो 111 है। तो अब होता ये है कि देखें यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ तो कर गए, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ तो कर गए, तो ये ओवरऑल इंक्रीमेंट था पेट्रोल के प्राइस में, मतलब मेरी जो एज है उसके हिसाब से। तो ये पेट्रोल के प्राइस थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ओवरऑल इंक्रीमेंट ही हुआ है पेट्रोल के प्राइस में। लेकिन क्या ऐसे तो नहीं हुआ ना कि पेट्रोल के प्राइस डायरेक्ट 40 रुपीज़ से 111 तक पहुँच गए। जब 40 से 50 हुए होंगे तो उसके बाद देखें 50 पीक पे पहुंचा, उसके बाद दोबारा थोड़े से कम हुए होंगे, 2 रुपये 3 रुपये, 47 हो गया होगा, 48 हो गया होगा, फिर दोबारा 10 रुपये बढ़े होंगे, फिर 57 हो गया होगा, फिर 5 रुपये बढ़े होंगे। तो एक चीज़ जो है वो बढ़ती गई, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ती गई, फिर थोड़ा सा कम हुआ। इस तरीके से जो चेंजिंग्स आ रही है ना, इसको फ्लक्चुएशन या पीरियोडिकली चेंज कहते हैं। तो इस रिलेशन को मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट इन फ्लक्चुएटिंग फॉर्म, इस रिलेशन को लॉदर मेयर साहब ने क्या किया, स्टडी किया और डिस्कस किया। आइए अब हम इसका स्टेटमेंट ज़रा देख लेते हैं। ही डेवलप्ड द रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट ऑन अ ग्राफ एंड स्टेटेड दैट, क्या बताया इन्होंने, द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन कर्व। मतलब इन्होंने जो ग्राफ बनाया था उसको कर्व का नाम दिया। आइए ज़रा मैं आपको जो है ग्राफ दिखा दूँ। ये ग्राफ देखें आप इसका, तो आप लोग देख रहे होंगे इस ग्राफ के अंदर कि जो एक्स एक्सिस पे ऊपर है वो एटॉमिक वेट्स हैं या एटॉमिक मासेस हैं, जबकि जो वाई एक्सिस के ऊपर हैं वो इनके एटॉमिक वॉल्यूम्स हैं। अब आप लोग देख रहे हैं, इस बात का मैं मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि देखें आप सबसे पहले देखें ये लिथियम गिवन है आपको लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, ये लिथियम जो है वो इस ग्राफ के टॉप पे, मतलब एक जो पीक है इसका उसके टॉप पे। उसके बाद आप आगे देखें तो सोडियम सबसे पीक पर है, उसके बाद एक और पीक देखें आगे तो पोटेशियम के जो है वो पीक पे, उसके बाद आगे जाते हैं तो रुबिडियम, उसके बाद आगे जाते हैं तो सीजियम। तो इस ग्राफ के अंदर जैसे ये मैंने ग्राफ जो है वो निकाला इसीलिए कि बस एक को मैं समझा सकूं, बाकी जहाँ जहाँ स्पॉट है ना वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से इस पर अरेंज किए थे। तो अब देखिए इस ग्राफ के ऊपर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे सिमिलर पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर। यानी कौन सी सिमिलर पोजीशन है वो इनकी जो सिमिलर पोजीशन है वो इनकी पीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन तमाम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है। और ये तमाम, जैसे कि आज जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज तक जो है ये सारे के सारे जो है एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है। और इनको कहते हैं एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसी तरीके से देखें, अब जब हम लिथियम से थोड़ा सा नीचे आते हैं, लिथियम पे तो इतना ग्राफ को आप समझ नहीं पाएंगे, जैसे सोडियम पे आ जाए तो देखिए सोडियम का जो ग्राफ है, सोडियम के जो पीक है सोडियम का, उससे जैसे ही आप नीचे आएंगे ना तो थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर पे, किस पे आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे। इसी तरीके से पोटेशियम के डिसेंडिंग ऑर्डर पे आएंगे, इसी तरीके से रुबिडियम के डिसेंडिंग ऑर्डर पे आएंगे, इसी तरीके से सीजियम के डिसेंडिंग ऑर्डर पे आएंगे। तो इनके जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर जो एलिमेंट्स रखे गए उन तमाम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है। इसी तरीके से सोडियम के, जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, ऐसे ही हम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। मतलब सोडियम का जो लोअर पॉइंट होगा उस पर जो है यहाँ पर मेंशन नहीं है, वैसे जो लोअर पॉइंट है ना, जितने भी इस ग्राफ के ऊपर जो लोअर पॉइंट है वहाँ पर सारे के सारे हैलोजेंस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो देखें जितने भी पीक के बाद जो लोअर पॉइंट आ रहे हैं उन तमाम के ऊपर हैलोजेंस है, तो इसका मतलब उन हैलोजेंस का क्या है, प्रॉपर्टीज़ सेम है। ठीक है, अब हैलोजेंस के बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा ना। इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर जो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनका जो है वो प्रॉपर्टीज सेम है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, ग्राफ को प्लॉट किया और अपना स्टेटमेंट दिया। सही, इस रिलेशन को बेसिकली मेंडलीव साहब ने ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, क्योंकि लॉदरमेयर साहब ने जैसे ही ये लॉ दिया था अपना, उसके फ़ौरन ही बाद जो है वो मेंडलीव साहब ने दिया, क्योंकि इनका ईयर ऑफ पब्लिश 1869 और 1869 ही है। मेंडलीव साहब ने भी अपना लॉ इसी में दिया था और इन्होंने भी इसीलिए दिया था। बस इसमें एक दो डिफेक्ट थे जिनको मेंडलीव साहब ने जो है वो ठीक किया और सारे के सारे नंबर्स जो है वो अपने ले लिए। इसीलिए आज जो है वो लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन को इतना डिस्कस नहीं किया जाता जितना मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल को किया जाता है, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस। और बेसिकली जो मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल है वो ही मॉडिफाइड फॉर्म है आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो आइए पहले हम लॉदरमेयर साहब के जो एक दो डिफेक्ट हैं उसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब ये आ गए इनके ड्रॉबैक्स जो लॉदरमेयर साहब क्लासिफिकेशन की वजह बने थे। इसमें नंबर 1 जो है वो है ही डिड नॉट गिव प्रेफरेंस टू द रिएक्टिविटी, ही फोकस्ड ओनली ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डिड नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने तमाम की तमाम अपने पीरियोडिक लॉ में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, यानी कि जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम्स, एटॉमिक वेट्स, डेंसिटी, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा। इन तमाम चीज़ों की लॉदरमेयर साहब ने अपने लॉ के अंदर, अपने ग्राफ के अंदर बात की, अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस किया। लेकिन उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताया, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में नहीं बताया कि एलिमेंट्स की क्या रिएक्टिविटी होगी, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो ये इनके लॉ की फेल होने की पहली वजह बना। दूसरी बात या दूसरा रीज़न ये था कि इट वॉज इनकम्प्लीट कंपेयर विद द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विद रिमार्केबल प्रेडिक्शंस ऑफ डिस्कवरीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम ईयर के अंदर मेंडलीव साहब ने भी अपना पीरियोडिक टेबल दिया और लॉदरमेयर साहब ने भी दिया, लेकिन जो लॉदरमेयर साहब का पीरियोडिक टेबल था वो इनकम्प्लीट था, क्योंकि उन्होंने आने वाले नए एलिमेंट्स की भी बात नहीं की थी या उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जबकि इन्होंने मेंडलीव साहब ने प्रिडिक्शन दे दी थी कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उनकी प्रिडिक्शन वो दे चुके थे। और रिमार्केबल इसलिए लिखा हुआ है आजकल की बुक्स में कि वो प्रिडिक्शंस जो हैं वो सही साबित हुई थी और उसके लिए उन्होंने अपने लॉ में ऑलरेडी बात कर दी थी, इसीलिए उनके लॉ की ज़्यादा अहमियत है एज़ कम्पेयर टू लॉदरमेयर जो कि फ़ेल होने की वजह बना। तो ये थे लॉदरमेयर साहब के ड्रॉबैक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में आपको बताएंगे। तो अपना जब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो तमाम नीडी पीपल्स, जो नीडी स्टूडेंट्स जो बेचारे कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पाते, वो घर में बैठे तालीम हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।